कई बार एनिमेशन की एक लाइव एक्शन मूवी को रिडंडेंट माना जाता है, लेकिन वहीं पर कुछ लाइव एक्शन मूवीज ऐसी भी होती हैं जो फैंस के नर्डी सपनों को पूरा करने के लिए बनती हैं। और ऐसा ही हम सबका बचपन का सपना था अपने फेवरेट पोकेमॉन्स को लाइव एक्शन फॉर्म में देखना, जिसे डिटेक्टिव पिकाचू के रूप में एक बहुत ही फन, विजुअली स्टनिंग और एडवेंचरस वे में रिलीज किया गया। और आज इसी मूवी के बारे में हम और जानेंगे, जिसकी रिक्वेस्ट हमें हमारे सब्सक्राइबर्स ने पिछले कम्युनिटी पोल में इस टॉपिक को वोट करके तो की ही थी, साथ ही साथ इस टॉपिक को हमें कमेंट्स में कई बार सजेस्ट भी किया गया था, जिसके लिए आप सबका बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलिए इसी नोट पर जानते हैं 15 अमेजिंग, माइंड ब्लोइंग और ऑसम द पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू मूवी फैक्ट्स, वो भी भारी भरकम स्पॉयलर्स के साथ, क्योंकि भैया आज की इस वीडियो में आपको पता चलने वाला है कि कौन एक्चुअली होने वाला था डिटेक्टिव पिकाचू में पिकाचू की आवाज। ओरिजिनली टीम का इस मूवी के अंदर पोकेमॉन कौन होने वाला था, कैसे कैसे डिजाइन किया गया इस मूवी के अंदर पोकेमॉन्स को, जानेंगे इस मूवी के अंदर आखिर रायम सिटी को क्यों चुना गया, जानेंगे इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में, और फाइनली जानेंगे इस लाइव एक्शन फ्रेंचाइजी के आने वाले फ्यूचर के बारे में। ये और बहुत कुछ आपका इस वीडियो में इंतजार कर रहे हैं, तो देर किस बात की। हे गाइस, मेरा नाम है पंकज सागर और आपका स्वागत है गेमों को हिंदी के और फ्रेश वीडियो में। नाउ विदाउट वेस्टिंग एनी मोर टाइम, लेट्स गेट स्टार्टेड। ऑफ कोर्स 2019 की पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू बेस्ड है फेमस वीडियो गेम और एनिमे सीरीज पोकेमॉन और उसके यूनिवर्स के ऊपर, जहां पर डायरेक्टर रॉब लेटरमैन और द पोकेमॉन कंपनी मिलकर द पोकेमॉन यूनिवर्स पर एक लाइव एक्शन मूवी बनाना चाहते थे। और जैसा कि पोकेमॉन और उसके एनिमे सीरीज के लीड ऐश केचम की कहानी बहुत लंबी चली आ रही है, इस बार कुछ अलग करने का सोचा गया, जहां पर 2016 के डिटेक्टिव पिकाचू गेम से इंस्पिरेशन लिया गया। और इस गेम में भी बेसिकली पिकाचू बात करता है, और 2016 में ही फाइनली इस मूवी पर काम चालू कर दिया गया। इस मूवी के अंदर पिकाचू को बात करते हुए देखकर आप में से बहुत लोग सरप्राइज तो जरूरी हुए होंगे। वेल, यहाँ पर पिकाचू का बात करना पोकेमॉन के एक बहुत ही पुराने कैंसिल्ड आइडिया का नतीजा है, जहाँ पर जब इनिशियली 90s में पोकेमॉन की एनिमेटेड सीरीज को अडॉप्ट किया जा रहा था, तब उसी दौरान पोकेमॉन्स के बात करने के आइडिया को भी प्रपोज किया गया था। लेकिन उस समय पोकेमॉन की गेम्स को बनाने वाली ओरिजिनल कंपनी गेम फ्रीक ने इस आइडिया को रिफ्यूज कर दिया और ये एबिलिटी सिर्फ और सिर्फ मियाउथ को दी गई। फाइनली इस आइडिया को दोबारा से डिटेक्टिव पिकाचू गेम में अडॉप्ट किया गया और गेम का इंस्पिरेशन मूवी के अंदर अडॉप्ट किया गया। हमेशा की तरह रायन रेनॉल्ड्स ने अपनी स्मूथ और स्लीक वॉइस और कॉमेडी टाइमिंग से डिटेक्टिव पिकाचू के रूप में भी हमारा दिल जीत लिया। लेकिन इनसे पहले भी कई सारे धांसू एक्टर्स को पिकाचू के रोल के लिए कास्ट किया जा रहा था, जैसे कि ड्वेन जॉनसन, ह्यू जैकमैन और मार्क वॉलबर्ग। वहीं पर दूसरी ओर दुनिया भर के फैंस डैनी डिवीटो को पिकाचू के रोल के लिए पुश कर रहे थे, और बाद में इस बात को रिवील किया गया कि इस मूवी के लिए डैनी डिवीटो को कंसीडर भी किया जा रहा था। यहाँ तक कि पिकाचू के अर्ली एनिमेशन को भी डैनी डिवीटो की ही एक्टिंग पर मॉडल किया गया था। लेकिन वहीं पर डैनी डिवीटो को पोकेमॉन और उसके कॉन्सेप्ट का कोई भी आइडिया ही नहीं था, जिसके कारण यहाँ पर रायन रेनॉल्ड्स को चुना गया। ऑफ कोर्स पिकाचू की ह्यूमन वॉइस अच्छी तो थी ही, लेकिन ओरिजिनल पिकाचू की वॉइस का कोई भी जोड़ नहीं है। और जो एनिमेटेड सीरीज के अंदर हमने पिकाचू के क्यूट आवाज का जादू देखा, उसे रिक्रिएट करना लगभग नामुमकिन के बराबर है। यही कारण है कि इस मूवी के अंदर ओरिजिनल पिकाचू की आवाज इक्यूए ओतानी को हायर किया गया, जिन्होंने पिकाचू की आवाज को लगभग अलग अलग मीडियम्स में 90s के जमाने से ही देती आ रही हैं। अगर आपने भी ये सोचा है कि इस मूवी के अंदर पोकेमॉन्स पोकी बॉल्स के अंदर क्यों नहीं रहते, तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि यहाँ पर द पोकेमॉन कंपनी इस मूवी के अंदर पोकेमॉन्स को शोकेस करना चाहती थी, जिसके कारण यहाँ पर पोकेमॉन की फिक्शन सिटी रायम सिटी को चुना गया, जहाँ पर पोकेमॉन्स को पोकेबॉल के कैप्टिविटी में रखना और पोकेमॉन बैटल करना बैन और इलीगल है। वैसे रायम सिटी के लोकेशंस के लिए अमेरिका के डेनवर कोलोराडो और इंग्लैंड के लंदन और स्कॉटलैंड कंट्री का इस्तेमाल किया गया है। अब जब बात पोकेमॉन्स की हो ही रही है, तो उनकी बात कर ही लेते हैं, जहाँ पर एक्चुअली पोकेमॉन्स और उनके डिजाइन का काम फिल्मिंग के 1 साल पहले ही शुरू हो गया था, जहाँ पर इनके डिजाइन को आर्टिस्ट आरजे पाल्मर ने क्रिएट किया है, जो इससे पहले पोकेमॉन के अपने रियलिस्टिक आर्ट वर्क को सोशल मीडिया पर अपलोड करने के लिए पॉपुलर थे। और ऐसे ही प्रोडक्शन ने उन्हें ढूंढा भी था। लेकिन यहाँ पर प्रॉब्लम ये थी कि द पोकेमॉन कंपनी ने उन्हें साफ हिदायत दी थी कि वो किसी भी हाल में पोकेमॉन्स को क्यूट ही दिखाएंगे और उन्हें किसी भी हालत में खतरनाक
या डरावना नहीं दिखा सकते। वैसे इस मूवी के लिए तकरीबन 800 पोकेमॉन्स का डिजाइन क्रिएट किया गया था, जिसमें से छांटते छांटते तकरीबन 60 पोकेमॉन्स को इस मूवी के लिए फाइनल किया गया। अब डिजाइन्स एक हद तक तो आसान भी थे, लेकिन फिर भी इनका एक 3 डायमेंशनल रियलिस्टिक मॉडल बनाना वो एक बहुत बड़ा चैलेंज था, जहां पर ऑफ कोर्स हमारी दुनिया में पोकेमॉन्स तो मिलते नहीं, जिसके कारण अलग अलग जानवरों से इन पोकेमॉन्स के लुक्स, इनके स्किन और फर के टेक्सचर्स और इनके बिहेवियर्स को स्टडी और मॉडल किया गया। साथ ही साथ इनके बोन स्ट्रक्चर को रियल एनिमल्स पर मॉडल किया गया था, जिन्हें अलग अलग पोकेमॉन्स के हिसाब से अलग अलग प्रकार से ट्वीक किया गया। जहां पर इस काम को एमपीसी ने किया, वही विजुअल इफेक्ट कंपनी जिसने द लॉयन किंग में सारे के सारे जानवरों को क्रिएट किया था, और इस तरह से क्रिएट किया गया पूरे के पूरे पोकेमॉन्स को। अब इन पोकेमॉन्स को लाइव एक्शन में क्रिएट करना चैलेंजिंग तो था, लेकिन एक पोकेमॉन था जिसके साथ सबसे बड़ा चैलेंज था, और वो था मिस्टर माइम को क्रिएट करना, जहां पर इसे ज्यादा से ज्यादा अननेचुरल और अनरियलिस्टिक दिखाना था, जिसके कारण इसके कई सारे स्किन्स और टेक्सचर्स को इंटेंशनली सिंथेटिक लुक दिया गया था। साथ ही साथ यहाँ पर इसके माइम के बिहेवियर को समझने के लिए एक सचमुच माइम आर्टिस्ट को हायर किया गया था, और इन्हीं के एक्ट पर कई जगहों पर मिस्टर माइम के एक्ट्स को एनिमेट भी किया गया है। वहीं पर अगर बात करें बिहाइंड द सीन पोकेमॉन्स की शूटिंग की, तो यहाँ पर पोकेमॉन्स की जगह पर कई सारे सॉफ्ट पपेट्स को बनाया गया था, जिनके साथ एक्टर्स का एक टेक लिया जाता था और एक टेक बिना इन पपेट्स के लिया जाता था, जिसके कारण एनवायरनमेंट और लाइटिंग कंडीशन की एक बहुत ही अच्छी खासी इन्फॉर्मेशन मिल जाती थी, जिसके ऊपर से वीएफएक्स पोकेमॉन मॉडल्स को कंपोजिट किया जाता था। लेकिन पिकाचू के केस में ये चीज थोड़ी डिफिकल्ट थी, क्योंकि ऑफ कोर्स पिकाचू बात कर सकता है। ऐसे में यहाँ पर रायन रेनॉल्ड्स ने ही अपने 80 फेशियल एक्सप्रेशंस को पिकाचू के लिए दिया है। वहीं पर सीन्स के दौरान भी रायन रेनॉल्ड्स बिहाइंड द सीन अपनी लाइंस को बोला करते थे, जिसके कारण टिम गुडमैन का रोल प्ले करने वाले जस्टिस स्मिथ को पिकाचू की पर्सनालिटी और बिहेवियर को इमेजिन करने में ज्यादा दिक्कत नहीं होती थी। टिम जब एक्चुअली अपने पिता हैरी के अपार्टमेंट में सबूत को ढूंढने जाता है, तो यहाँ पर एक ऐसी चीज है जो एक बहुत बड़ा सीक्रेट ईस्टर एग है, जिसे बहुत सारे लोगों ने मिस कर दिया होगा। जहाँ पर इस सीन के दौरान टीवी पर चल रहे जिस मूवी को दिखाया जाता है वो एक्चुअली असली है भी और नहीं भी, क्योंकि इस मूवी का नाम है एंजल्स विद फिल्थी सोल, जो बेसिकली होम अलोन 2 मूवी के लिए एक फिक्शनलाइज्ड मूवी की तरह बनाई गई थी, जिसे केविन एंजॉय करता है। और बेसिकली इसी छोटे से 1 मिनट 20 सेकंड की मूवी को इस मूवी के अंदर यूज किया गया है। आप में से बहुतों ने ये जरूर सोचा होगा कि इस मूवी के अंदर हमें टिम का कोई अपना पोकेमॉन क्यों नहीं देखने को मिला। वेल, ओरिजिनली इस मूवी के अंदर टिम का अपना पोकेमॉन एक आर्कनाइन होने वाला था, लेकिन ऑफ कोर्स अगर ऐसा होता तो यहाँ पर पिकाचू से फोकस कम होने लगता, जिसके कारण यहाँ पर टिम को बिना किसी पोकेमॉन के दिखाया गया है। बाय द वे, कई लोग ये भी थ्योराइज करते हैं कि इस मूवी के अंदर पिकाचू बेसिकली हैरी की तरफ से टिम के लिए एक तोहफा होने वाला था, जिसे हैरी टिम को देना चाहता था, क्योंकि टिम के रूम से ये बात तो क्लियर थी कि टिम एक पिकाचू का बहुत बड़ा फैन था। इस मूवी के लिए इनिशियली लेजेंडरी पिक्चर्स को एक डिस्ट्रीब्यूटर ढूंढने में बहुत ज्यादा परेशानी हुई थी, जहां पर मूवी के प्लान्स के फाइनलाइज करने के बाद भी यहाँ पर वार्नर ब्रोस, सोनी और नेटफ्लिक्स तीनों एक बेहतरीन कंटेंडर थे। फाइनली यहाँ पर लेजेंडरी पिक्चर्स ने वार्नर ब्रोस को चुना, क्योंकि वार्नर ब्रोस के पास पोकेमॉन मूवीज को जापान के आउटसाइड रिलीज करने का बहुत अच्छा एक्सपीरियंस था। बाय द वे, इस मूवी को होम कंट्री जापान में toho स्टूडियोज ने रिलीज किया है। इस मूवी के पहले ट्रेलर के आने के बाद से ही कई सारी औसम चीजें हुई, जहां पर ऑफ कोर्स YouTube पर 12 नवंबर 2018 को पहली बार डेब्यू करने के बाद से ही ये YouTube पर टॉप ट्रेंडिंग वीडियो बनी, जिस पर कई सारे चैनल्स के रिएक्शन की वजह से ये और भी ज्यादा पॉपुलर हो गया और अलग अलग सोशल मीडियाज पर इसके मीम्स वायरल होने लगे, जहां पर इंटरनेट पर इसे 100 मिलियन व्यूज ऐसे ही मिल गए और इसके इंग्लिश लैंग्वेज ट्रेलर को तकरीबन 10 लाख लाइक्स 2 दिन के अंदर अंदर मिल गए और ट्विटर पर इसे 4 लाख मेंशंस मिले, जो किसी मूवी ट्रेलर के लिए एक बहुत बड़ा रिकॉर्ड था। अब चलिए बात करते हैं इस मूवी के क्रिटिकल और फाइनेंशियल अचीवमेंट्स के बारे में। और अगर सबसे पहले बात करें फाइनेंशियली, तो इस मूवी को $150 मिलियन के बजट पर बनाया गया था और इसी बजट पर इसने $433 मिलियन वर्ल्ड वाइड कमाए। बात करें अगर इसकी क्रिटिकल परफॉर्मेंस की, तो इस मूवी को एवरेज और अबव एवरेज की ही रेटिंग मिली। और अगर बात करें किसी प्रकार के अवार्ड्स या नॉमिनेशंस की, तो सैडली इसे किसी खास तरह की अवार्ड्स या नॉमिनेशंस के लिए नॉमिनेट नहीं किया गया था, बावजूद इस मूवी में इतने बेहतरीन विजुअल इफेक्ट्स का इस्तेमाल किया गया था।
अब बात करते हैं पोकेमॉन की लाइव एक्शन यूनिवर्स से आने वाले नए प्रोजेक्ट के बारे में। अब हो सकता है कि इस बात को सुनकर आपको अच्छा ना लगे, पर वार्नर ब्रोस ने डिटेक्टिव पिकाचू के सीक्वल को कैंसिल कर दिया है और रीजन पॉसिबली उसका टोटल बॉक्स ऑफिस कलेक्शन ही हो सकता है। जहां पर इनिशियली तो इसके स्क्रिप्ट पर काम चालू हो चुका था, लेकिन इस साल 3 मई 2021 को इस मूवी के लीड जस्टिस स्मिथ ने ट्विटर पर इस बात को कंफर्म कर दिया है कि स्टूडियो इस मूवी को बनाने में इंटरेस्टेड नहीं है। लेकिन यहाँ पर इतना भी दिल छोटा करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि एक्चुअली यहाँ पर नेटफ्लिक्स इसकी एक लाइव एक्शन एडॉप्टेशन बनाने की तैयारी कर रहा है, जो बेसिकली एक टीवी सीरीज होने वाली है और ये शो अपने अर्ली स्टेजेस में है। बस अभी यहाँ पर ये बात कंफर्म नहीं है कि ये टीवी सीरीज क्या डिटेक्टिव पिकाचू मूवी के यूनिवर्स पे बेस्ड होगी या यहाँ पर पिछली मूवी के कोई कैरेक्टर्स दिखेंगे या नहीं। जो भी हो, मैं तो भैया इसके लिए बहुत ज्यादा एक्साइटेड हूँ। तो गाइज, ये थे 15 अमेजिंग माइंड ब्लोइंग और ऑसम पोकेमॉन डिटेक्टिव पिकाचू मूवी फैक्ट्स। ऑफ कोर्स मैं इस बात से थोड़ा डिसअपॉइंटेड हूँ कि इसकी अगली कोई सीक्वल नहीं आएगी, लेकिन वहीं पर इस बात को लेकर एक्साइटेड भी हूँ कि इसकी एक लाइव एक्शन सीरीज नेटफ्लिक्स डेवलप कर रहा है। और भैया मैं तो उम्मीद कर रहा हूँ कि मूवी से भी कहीं बेहतर साबित हो और एनिमे की लेगेसी को इसी सीरीज के अंदर फॉलो किया जाए। बाय द वे, आज की वीडियो आपको कैसी लगी? अगर आपको आज की वीडियो पसंद आई हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करिएगा। साथ ही साथ मुझे कमेंट में जरूर बताइएगा कि आपको इस वीडियो में बताए हुए कौन कौन से फैक्ट्स जानकर बहुत ज्यादा हैरानी हुई और इस मूवी से जुड़े हुए और कौन कौन से फैक्ट्स आप जानते हैं। हमारी आने वाली ऐसी औसम वीडियोस को देखते रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, बेल वाले आइकन को दबाइए और हमारी वीडियोस को बिना मिस किए एंजॉय करते रहिए। और अगर आप चाहें तो इस वीडियो की लिंक को अपने दोस्तों ग्रुप्स के बीच में जितना हो सके उतना शेयर करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, गुड बाय।